हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना, किसी और के भरोसे तो आपने नहीं छोड़ा है। चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरे में एक चार्ट दिया गया है, मतलब एक सारणी दी गई है और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते फिर इसके बाद आपको बताते क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक राज्य के विधानसभा में सभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। मतलब ये जो भी दिया गया है, ये एक राज्य के विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उसमें से किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं वो यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे राजनीतिक पार्टी क्या है, ए बी सी डी है। जैसे आप अपना देखते होगे, एबीसीडी तो नाम नहीं सुनते होगे। जैसे बीजेपी देखते होगे, कांग्रेस देखते होगे, आम आदमी पार्टी देखते होगे, इस तरीके की पार्टियां देखते हो। तो यही सारी पार्टियां हैं, उनको एबीसीडी नाम दे दिया गया है। और जो आप बोलते हो ना कि 38 सीटें पा गई, 40 सीटें पा गई, वो सीटें नीचे लिखी गई है। ए को 75 मिली है, बी को 55, सी को 37, डी को 29, ई को 10 और एफ को 37 सीटें मिली हुई है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इस चार्ट के लिए आप क्या बना के दिखाओ? दंड आरेख, मतलब क्या बना के दिखाओ? बार ग्राफ बना के दिखाना। ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा है इसमें कि दूसरा क्या है कि किस राजनीतिक पार्टी को अधिकतम सीटें मिली। तो आपको दिख भी रहा होगा कि सबसे ज्यादा तो ए को मिली ही है, तो ए के बहुमत से सरकार अपनी बना देगा। ठीक है। तो इसमें दिक्कत दूसरे क्वेश्चन में नहीं है, दिक्कत पहले क्वेश्चन में। तो बार ग्राफ का नियम क्या होता है? पहले एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचते हैं, फिर एक्स अक्ष खींचते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं, आप जो भी कह सकते हो। ठीक है। तो लेकिन थोड़ा बड़ा खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? बड़ा खींचते हैं ना। ऐसे। अब जो ए बी सी डी ई ये है आपकी, ये क्या है? आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं कि नहीं है? ये बताओ आप हमें, है कि नहीं है? तो अब एक बात आप ये मुझे ये बताओ, आप गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब एक्स अक्ष में किसको दर्शाएंगे और वाई अक्ष में किसको दर्शाएंगे? ये तो वाई अक्ष हो गया आपका, ये एक्स अक्ष हो गया, ये इसका ओ हो गया। नहीं, वाई अक्ष में आंकड़े दर्शाते हैं, हमेशा क्या दर्शाए जाते हैं? आंकड़े। और एक्स अक्ष में क्या दर्शाए जाते हैं? बार, दंड, 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 मतलब क्या बोलते हैं उनको? दंड। हाँ। तो यहाँ पे कितने से चालू करें हम? देखो 10 से है, 75 तक गया है, मतलब हम कहां से उठाएं? हम उठाते हैं 5 से। 5, 10, 15, 20, 25, लेकिन ज्यादा हो जाएगा। 5, 15 से लेके चलते, 5, 15, 25, 10, 10 की गैपिंग। ठीक है। 5 से चले, 5 से हुआ 10, नहीं 5 से हुआ 15, ये हम अपना मानक है, किसी भी तरीके से मांग सकते हैं। फिर 25, 35, 45, 55, 65, 75 और अब सोचो अगर मैं 5 5 का लेता, 5 10 15, तो क्या आ पाता? नहीं आ पाता। अब हमें क्या दर्शाना है? ए। तो ए हमारा यहाँ पे है, बी हमारा यहाँ पे है, सी हमारा यहाँ पे है, डी हमारा यहाँ पे है, ई हमारा यहाँ पे है और एफ हमारा। अब देखो ए को कितनी मिली हुई है? 10 सीटें। तो 10 कहां पे आएगा? 5 और 10 इसके बीच में आएगा। अच्छा, ए 75 है, अच्छा ई 10, तो 75 मतलब ये यहां से ऐसे। ए को कितनी मिली है? 75 सीटें मिल गई हैं। बी को कितनी मिली है? 55 सीटें मिली हैं, मतलब यहां पे। बी को कितनी सीटें मिल गई हैं? 55 सीटें मिल गई हैं। सी को 37, अच्छा 37 कहां होगा? 35 के नजदीकी होगा कि नहीं? 35 36 मतलब यहां पे कहीं पे होगा ना। तो बस इसी से ले लेते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया? सी ने 35 पाई है। अब डी ने 29, अच्छा 29 कहां पे होगा? मतलब 25 और 35 के लगभग लगभग मध्य में पाया जाएगा, लेकिन 25 की ओर झुकाव ज्यादा रहेगा, तो मध्य ये होगा। मतलब हम यहां से मान लेते हैं, तो यहां से मानेंगे तो ये बार ग्राफ ऐसे आपका चला जाएगा। लेकिन जब आप बार ग्राफ की किताब कॉपी में बनाओगे ना, तो एग्जैक्ट डाटा उसमें दिया रहेगा, उसमें बहुत छोटी छोटी लाइनें दिखी रहती हैं, उसमें हर मानक आपको दिया रहेगा। ठीक है। तो आप हर मानक के हिसाब से उसको आप करिएगा। ठीक है। चलो, अब आप बताओ ई कितना दिया गया है? तो ई तो भैया 10 ही है, तो 10 कहां है? 5 और 10 के बीच में, मतलब तकरीबन तकरीबन ये आएगा।
अब f कितनी पाता है 37, तो 37 वाला आंकड़ा हम लोगों ने बनाया था ना, हाँ c का जितना बड़ा है, c कहाँ है हमारी, तो बस इतना ही हो जाएगा। तो ये तो बन गया हम लोगों का क्या, दंड आरेख बन गया। अब हम लोगों को सेकंड आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसा कौन सी पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा, तो भैया जिसका दंड आरेख सबसे ऊपर जाएगा वही बने, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ए को सबसे अधिक सीटें मिली है, क्या मिली है, सीटें मिली, ठीक है बात समझ में आई। ये सीटों की बात किया वो तो हम सीटें ही लिखेंगे, वोट नहीं लिखेंगे, ठीक है। वोट पता नहीं किसको क्या मिले हो, लेकिन सीटों से मान्यता प्राप्त होती है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि एक राज्य में चुनाव हुए, समझना बात करो गौर करके, अब दो ही पार्टियां हैं, पार्टी ए पार्टी बी। अब पार्टी ए का जो मतलब प्रभाव है वो इस एरिया में ज्यादा है, समझना, और पार्टी बी का पूरे प्रदेश में ज्यादा है, ठीक है। तो जो ए ने अपने प्रत्याशी खड़े किए इन जगहों में, मान लिया कि 4 प्रत्याशी खड़े किए, और बी ने पूरे एरिया में पूरे क्षेत्रफल में 9 प्रत्याशी खड़े किए, समझते जाना गौर करके। अब कुल सीटें कितनी हो गई, 4 और 9 4 13, 13 सीटें, मतलब जो भी 7 सीटें पाएगा वो अपनी बहुमत, वो अपनी सरकार बनाएगा, बात समझते जाना। अब यहां पर प्रदेश की जनसंख्या भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, बात को समझना। अब एक एज्यूम कर लो, अपने भारत में भी देखो कि कहीं पे जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पे कम है। जैसे आप प्रयागराज, इधर कानपुर और इधर बांदा, ये अगर ट्रायंगुलर देखोगे तो यहाँ पे जनसंख्या भी ज्यादा है और विकास भी ज्यादा हुआ है। लेकिन आप पश्चिमोत्तर भारत में चले, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाओगे या पूर्व उत्तर प्रदेश में चले जाओगे या बुंदेलखंड का इलाका देखोगे, यहाँ पे जनसंख्या कंपेयर टू मिडिल यूपी में कम है, ठीक है बात समझ में आई आपको। अब देखो बी ने पूरे प्रदेश से 7 सीटें जीत लिया, और यहां जनसंख्या होने के कारण बी ने केवल और केवल मान लो कितनी सीटें, 6 सीटें जीती, ठीक है। तो बहुमत के हिसाब से पार्टी कौन बनाएगी अपनी सरकार, जाहिर सी बात है बी बनाएगा। लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से जब वोटिंग की काउंटिंग की गई, वोट काउंट किए गए, तो ये 6 लोगों के काउंट वोट ज्यादा निकले कंपेयर टू बी के, लेकिन बी की सीटें ज्यादा होने के कारण बी ने अपनी सरकार बना ली। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिसकी सीटें ज्यादा है वो भी वोट ज्यादा पाया होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीटों की बात होती है, जो भी लड़ाई होती है सीटों से होती है, वोट से लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। वोट कितने भी, अब मान लो जैसे बीजेपी का कोई एक प्रत्याशी है, वोट तो खुद जीत गया, बाकी जगह के प्रत्याशी हार गए, तो क्या वोट की वजह से क्या उसको बहुमत मिल जाएगा, क्या नहीं, सीटों से बहुमत मिलता है, तो सीटें जीतनी होगी, ठीक है समझ में आया। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बताते हैं, नोट कर लो जल्दी से इसको। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर चौथे की। देखो चौथे में 3 क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्रत्येक आंकड़े को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है, और ये सारणी बना के उन्होंने दिया है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने के लिए एक आयत चित्रण बनाइए। तो आयत चित्रण बनाना है हम लोगों को, क्या बनाना है, आयत चित्र। अच्छा आयत चित्रण के लिए क्या एक मेजर पॉइंट होता है, हमें क्या पता होना चाहिए, इनका वर्ग चिन्ह पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, या फिर आप वर्ग चिन्ह तो बहुभुज में होना चाहिए। चलो आप ड्यूरेशन पता होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम क्या लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया है 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 124 है, तो मतलब हमें मैक्सिमम और मिनिमम तो दिया गया है, तो मतलब हमें इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्या करना है, सिर्फ हमें चार्ट खींच देना। चार्ट खींचने के लिए एक्स अक्ष खींचते हैं और वाई अक्ष खींचते हैं, मतलब ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और लंबा ले जाते हैं, ठीक है। आप समझना मेरी बात को, ड्यूरेशन कहाँ नीचे किधर दर्शाते हैं, एक्स अक्ष में, और जो आंकड़े दिए होते हैं पत्तियों की संख्या, ये कहाँ पे दर्शाया जाता है हम लोग, वाई अक्ष में। कहाँ दर्शाते हैं हम लोग, वाई अक्ष में। कहाँ दर्शाते हैं, वाई अक्ष में। तो अच्छा एक बात बताओ, 2 से लेके मैक्सिमम कितने तक गई है, 12 तक, तो हमें कितने से चालू करना है, 1 से ही चालू करते हैं, वही हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो 1, तुम यहाँ सोने आया करते हो क्या, अब आया करते हो बैठ के, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ये कितने तक जाएगा? 10 11 12, बस 12 तक ले जाओ क्योंकि हमारा मैक्सिमम आंकड़ा कितना है? 12 तक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें कितने से चालू करना है? 118 से लेके 180 तक। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे? 118, फिर कितना रखेंगे? 126, फिर नहीं ऐसे नहीं रखते इसमें, एक मिनट रुको, रुकना, नहीं नहीं नहीं, इसका चार्ट मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक बढ़ के बताया है, रुक जाओ एक मिनट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 118, 127, 127 से कितना जाएगा? 136, 145, 154, 163, 172, 180। बहुत ज्यादा लाइन खींचते थे, चलो खैर आप समझना। अब हम इसमें ज्वाइन करके बनाते हैं। अच्छा, 118 से 127 के बीच में कितने अंक है हमारे? 3, तो यहां से यहां तक के बीच में। अब ये सारे आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं और ऐसे कलर्ड होते हैं। अब 127 से 135 के बीच में, 127 से 135 मतलब 136 के बीच में कितने हैं? 5, मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, हो गया ये। अब 136 से 145 के बीच में 9 है, मतलब ये यहां तक जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और हम इनको ऐसे क्या कर देंगे? कलर्ड कर देंगे। हो गया। अब 145 से 154, 145 से 153 में 12, मतलब मैक्सिमम जाएगी ये ऐसे। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये जो बीच में हमारे कोई मोटी कोई पतली होती जा रही है ना, आपकी उसमें ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 154 से लेके 163, 154 से 162 मतलब 5 है, मतलब इसी के इक्वल चली जाएगी ऐसे। ठीक है, 163 से 172 4 जाएगी, और 172 से 180 2, मतलब ऐसे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? आयत चित्रण। पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? बिल्कुल है। कौन सा है? कौन सा है आपका? बोलो। बारंबारता बहुभुज कौन सा है? क्यों है? अच्छा ये बताओ। अच्छा एक बात बताओ, हमें इनके बीच में ड्यूरेशन दिया गया है, हम इनका वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ के आधा कर देंगे और फिर यहाँ पे ऐसे पॉइंट आउट कर देंगे, आपस में मिला देंगे। भाई आयत चित्रण और बारंबारता बहुभुज में अंतर तो सिर्फ इसी बात का है कि इनका जो ड्यूरेशन है उनका हाफ करके बिंदु लगा देते हैं, इनके बीचों बीचों आपस में मिला देते हैं, बस यही तो है। तो क्या हम इससे भी अच्छा कोई निरूपण है? बिल्कुल है। हम क्या निकाल सकते हैं? बारंबारता बहुभुज। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ लिख दो, हाँ कोष्टक में लिखे हुए बारंबारता बहुभुज। अच्छा, अब चौथा क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से 153 कहां पे है हमारी? अब एक बात मुझे बताओ, 145 से लेके 153 के बीच में 13 पत्तियां है ना, 12, और इसने पिन पॉइंट करके बोल दिया कि 153। अब मुझे नहीं पता भैया 153 भी हो सकती है और 145 की भी हो सकती है। मान लिया कि 145 के बीच में 12 हो जाए, 153 तक आ ही ना, एक ही दो आए, तो हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, तो मतलब ये हमारा हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा? समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट कर लो जल्दी से फटाक से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5वें की। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? नीचे दिए गई सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। ठीक है, ओके, हमने भी सारणी बना लिया। दो क्वेश्चन पूछा है, पहला तो आयत चित्रण ही बनाना है, दूसरा
लैंपों के जीवन काल से 700 घंटे से अधिक वो हम लोग आयत चित्रण बनाएंगे, इसके बाद देखा जाएगा कि 700 से अधिक कितने लैंप आते हैं। पहले आयत चित्रण की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? आयत चित्र, फिर वही काम, पहले वाई अक्ष फिर एक्स अक्ष। अब इधर हम लोग क्या लिखते हैं? ड्यूरेशन लिखा जाता है। कहां से चालू है? 300 से 400, फिर 1 मिनट, और यहां से चालू करते हैं 300 से 400, 400 से 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। अच्छा, इनकी लैंपों की संख्या देखो। अब ऐसा लो क्या 14 से सभी कट रहे हैं? नहीं कट रहे। क्या लिया जाए मानक की लगभग मैक्सिमम संख्या हम लोगों को मिल सके? लेना तो हम लोगों को 14 से ही पड़ेगा, ठीक है। कितने कितने का गैपिंग रखा जाए? 14 से 10-10 की गैपिंग रख लेते हैं। 74 मिलेगा, 14 मिलेगा। 5-5 की गैपिंग रखेंगे तो कितना मिलेगा? ऐसा करते 10-10 का गैपिंग रख लेते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे? 14, फिर 24, फिर 34, 34 के बाद 44, 54, 64, 74, 84, 94, ठीक है। अब एक बात बताओ, 300 से 400 के बीच में कितने हैं? सिर्फ 14 है। अब 400 से 500 के बीच में 56, 56 कहां पड़ेगा? 55 से यहां तक, मतलब यहां तक, मतलब तकरीबन ऐसे, है ना? ओके। अब 500 से 600 के बीच में कितना पड़ेगा? 60, 60 कहां पड़ेगा? थोड़ा सा ऊपर ना, ऐसे। 56 से 4 ही तो ऊपर है, ऐसे। अब 600 से 700 के बीच में 86, मतलब ये यहां, ठीक है, ऐसे। ये हो गया। अब 700 से 800 के बीच में 74, 74 कहां पड़ेगा? बिल्कुल डिस्ट, ऐसे। फिर 800 से 900 के बीच में 62, 62 कहां पड़ेगा? यहां तक, मतलब तकरीबन ऐसे, ठीक है। अब 900 से 1000 के बीच में 48, 48 44 के ऊपर, मतलब तकरीबन यहां से। तो ये तो आपका हो गया चित्रण। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर दूसरे की। अब दूसरा हमसे कहा क्या है, ये पढ़ो। 700 से अधिक घंटों के ऐसे कितने लैंप है? तो अच्छा एक बात बताओ, 700 से अधिक मतलब 700 यहां तक आते हैं। 700 से अधिक कौन कौन से हैं? एक तो हमारा 74 ही है। कितने हैं? 700 से अधिक कौन कौन से हैं? 74 है, 62 है, 48 है। जोड़ो सबको। 8 2 10 14, 4 हाथ में है 1, 6 4 10 7 17 1 18, 184 लैंप ऐसे हैं जिनका 700 से अधिक घंटा है, ठीक है, समझ में? तो आपके यहाँ चाहिए 5 क्वेश्चन द इंड हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन बच्चों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना जरूर मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में।